नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बीबीसी के ऊपर अब अंतिम प्रहार हो चुका है। आईटी के बाद अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था और उस सर्वे में कई ऐसे सबूत मिले थे जिससे पता चल रहा था कि दो तरह के काले कारोबार में बीबीसी शामिल है। एक तो ट्रांसफर प्राइसिंग में घालमेल किया जाता है और दूसरा प्रॉफिट एलोकेशन का मामला है, जिसके कारण सैकड़ों करोड़ का घपला बीबीसी कर रही है, सरकार को चूना लगा रही है और विदेश में पैसे भेज रही है। यानी कि ब्रिटेन और भारत में जो बीबीसी की संस्था चल रही है उसमें पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, ये दोनों के बीच जो तालमेल है उसके कारण भारत सरकार को सैकड़ों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह आईटी सर्वे में कई ऐसे खुलासे हुए थे। इसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबूत इकट्ठा किए, उसके बाद अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि यह आर्थिक मामला है, मनी का मामला है, यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसलिए ईडी ने बीबीसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है फेमा के तहत। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत बीबीसी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और अब एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि बीबीसी हिंदी और बीबीसी इंडिया यानी कि भारत में जो बीबीसी की संस्था चल रही है उसने अभी तक जितने पैसे कमाए और जिसमें सरकार को टैक्स बचाया है उस सारे पैसे की वसूली की जाएगी। यह इतना बड़ा जुर्माना होगा जिसके कारण बीबीसी के दफ्तरों पर ताला लगाना पड़ेगा। हिंदुस्तान से अब बीबीसी की विदाई होने वाली है, क्योंकि पहला मामला जो ईडी ने फेमा के तहत रजिस्टर्ड किया है उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का है। ट्रांसफर प्राइसिंग एक ऐसा इनकम टैक्स का घालमेल है जो पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच का खेल होता है। इसमें पेरेंट कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी दोनों के प्रॉफिट बढ़ाने का एक अलग अलग तरीका निर्धारित किया जाता है, जिसमें जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है वो तीन चीजों की होती है। इसमें गुड्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, तीन स्तर पर यह ट्रांसफर किया जाता है और तीनों में बड़े घालमेल बीबीसी में देखने को मिले हैं, क्योंकि बीबीसी हिंदी जो चलता है उसके जो पेरेंट कंपनी है वो है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, यानी कि जो ब्रिटेन की बीबीसी है वही हिंदुस्तान की बीबीसी की पेरेंट कंपनी मानी जाती है और ये सब्सिडियरी कंपनी है। उसमें जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो गुड्स में भी है, सर्विसेज में भी है और टेक्नोलॉजी में भी है। क्योंकि पहले बीबीसी जो हिंदुस्तान में चलता था वो सिर्फ रेडियो के स्तर पर चलता था, बीबीसी रेडियो इसका नाम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़े और अभी भी बीबीसी को यहां पर समाचार चैनल चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि विदेशी मीडिया यहां पर बिना यहां के मीडिया के साथ टाई अप किए हुए वो समाचार चैनल, न्यूज चैनल नहीं चला सकता है या अखबार नहीं निकाल सकता है। इसके लिए बीबीसी ने अलग तरीका अपनाया है और अभी बीबीसी ने एनडीटीवी के पर एक स्लॉट लिया है आधा घंटा का, जिस पर वो अपने आधे घंटे का समाचार देता है। लेकिन दूसरे स्तर पर जब रेडियो का जमाना खत्म होने लगा तो इसने क्या किया, अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज कर लिया और डिजिटल माध्यम से इसने अपनी सर्विसेज शुरू की bbchiindi.com के स्तर पर। यह जो डिजिटल चल रहा है उसमें धीरे धीरे प्रॉफिट के दूसरे तरीके अपनाए गए। पहली बात तो बीबीसी ये कहता रहा कि हम कोई बाहरी ऐड नहीं लेते हैं और इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट कमाने वाली संस्था नहीं है। बीबीसी हिंदी भी यही बात कहती है कि हम जो चलाते हैं वेब पोर्टल उसमें हम बाहर से कोई ऐड नहीं लेते हैं, लेकिन बाहर से ऐड नहीं लेने से अगर प्रॉफिट नहीं होती तो वेब पोर्टल जो चल रहे हैं वो वेब पोर्टल को प्रॉफिट बहुत सारे को मिलती ही नहीं, क्योंकि जो वेब पोर्टल हैं उसके सोर्स ऑफ इनकम एक और होता है, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स तो बीबीसी हिंदी को भी मिलता है और वो एडवर्टीजमेंट मिलता रहता है, वो
प्रॉफिट होता है बीबीसी हिंदी के लिए, लेकिन दूसरे तरफ ये बार बार ऐड न लेने का बहाना बनाकर कहता रहता है कि हम प्रॉफिट नहीं लेते हैं, हमारा जो पूरा खर्च है वो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस यानी कि यूके से चलता है, वहीं से पैसा आता है, वहीं से टेक्नोलॉजी आती है, वहीं से सारा संसाधन आता है और वहीं के पैसे से हम अपना खर्च चलाते हैं, ऑफिस से लेकर स्टाफ का। दूसरे स्तर पर जब डिजिटल मीडिया का फॉर्मेट बदलता रहा तो उसके बाद इसके प्रॉफिट का दूसरा आधार यूट्यूब चैनल बना। जो बीबीसी हिंदी का यूट्यूब चैनल है वो पूरी दुनिया में बीबीसी के जितने सर्विसेज हैं, चाहे उर्दू हो, अफ्रीकन लैंग्वेज हो, इंडिया में ही गुजराती हो, बंगाली हो या फिर पंजाबी हो, सारे के सारे यूट्यूब चैनल से, और यहां तक कि जो इंग्लिश में बीबीसी का वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि यह हिंदी का माध्यम है और करोड़ में सब्सक्राइबर हैं। यहां पर हिंदुस्तान में जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा है, इंग्लैंड की जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा तो बीबीसी का खुद का अपना ही व्यूअरशिप होता है। इसलिए यह यूट्यूब के माध्यम से भी प्रॉफिट कमाता रहा और यह मामला जो दो तरह का है वो दोनों अलग अलग तरीके से घपलेबाजी का रास्ता बना है। पहला तो प्रॉफिट एलोकेशन का, जैसा कि दिल्ली में बैठे हुए बीबीसी दफ्तर में या मुंबई में या इन दफ्तरों में जो कमाई होती है उस प्रॉफिट को दिखाया ही नहीं जाता है ताकि भारत में जो लगभग 30% से ऊपर टैक्स दिए जाने हैं उस टैक्स का पैसा बच जाए। दूसरे तरफ जो प्रॉफिट एलोकेशन के बाद जो ट्रांसफर प्राइसिंग का मामला है उसमें भी बड़ा घपला किया गया है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग जो गुड्स सर्विसेज और टेक्नोलॉजी का हुआ है उसका एक खेल दूसरे तरीके से होता है। पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच का ये जो ट्रांसफर होता है प्राइसिंग का, उसमें एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि अगर कोई कंपनी है ए और दूसरी कंपनी बी है जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है, इन दोनों के बीच जो एक्सचेंज होता है गुड्स का, सर्विसेज का और टेक्नोलॉजी का, उसके प्राइस को निर्धारित कौन करता है। यानी एक कंपनी जो 100 रुपए का सामान मार्केट से खरीदती है और वो सामान अपने दूसरी कंपनी यानी कंपनी बी को 200 रुपए में देती है, उसका प्रॉफिट 100 रुपया है जो मार्केट फोर्स के आधार पर नहीं है, यानी वो उससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से अरेंज किए हुए प्राइस है कि 100 रुपए का प्राइस है, हमने मार्केट से खरीदा, आपको हम 200 रुपए में दे दिए, यानी कि 100 रुपया का प्रॉफिट हमने लिया। वो जो कंपनी बी है उस 200 रुपए का सामान को 400 रुपए में मार्केट में बेचा, क्योंकि मार्केट में अगर वो जाएगा तो फिर उसका मार्केट फोर्स जो है काम करेगा, यानी बाजार का जो मूल्य होगा उसी पर उसे अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। लेकिन यहां पर खेल इसी तरीके से होता है, 100 रुपए का जो सामान 200 रुपए में बेचा गया है उसमें सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया गया, लेकिन वही 100 रुपए का सामान अगर डायरेक्ट मार्केट के आधार पर बेचा जाता तो वो 400 रुपए में बेचना पड़ता, यानी जो प्रॉफिट 300 रुपए की थी उसे घटाकर 100 रुपए कर दी गई और यही टैक्स में हेराफेरी का तरीका होता है। दूसरी तरफ जब पेरेंट कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग बढ़ाया जाता है, और जब सब्सिडियरी कंपनी को बढ़ाना होता है तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग को कम कर देता है। यानी बीबीसी भी ऐसा ही कर रहा है। गुड्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बीबीसी में जो आईटी सर्वे हुआ था उसमें भी इस बात को सामने लाया गया कि बीबीसी के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी हैं वो ब्रिटेन से आते हैं। उसके बाद सामान भी बीबीसी के अंदर छोटे से छोटे जो लगाए जाते हैं वो भी लंदन से आते हैं यहां पर, लेकिन लाने का तरीका एक और घपला का कारण है, क्योंकि जब आईटी सर्वे हो रहा था तो उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कुछ नई बातें पता चली, क्योंकि वहां से जो दिखाया गया कि कई लोग जो ब्रिटेन से दिल्ली आते हैं यानी बीबीसी के लोग, वो कुछ न कुछ सामान लेकर आते हैं। ये सामान कोई ऐसे बॉर्डर से बाहर आने पर यानी लंदन से यहां आने पर जो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता, वो कस्टम ड्यूटी इसलिए नहीं देना पड़ता है क्योंकि वो टुकड़ों में आता है,
लंदन और दिल्ली के बीच आवागमन तो बीबीसी के पत्रकारों को, मैनेजमेंट के स्टाफ को भी होता ही रहता है, इसलिए थोड़े थोड़े करके ये लोग सामान लाया करते थे। जब आईटी अधिकारियों ने देखा तो वो दंग रह गए कि इतना सामान जो इस बीच लाया गया है, अकाउंट डिपार्टमेंट में उसकी एंट्री है, लेकिन वो कहीं भी कुरियर के माध्यम से नहीं लाया गया या कहीं भी वो शिपिंग के माध्यम से नहीं लाया गया, बल्कि ये सारे के सारे कोई न कोई व्यक्ति के माध्यम से लाया गया है। यानी यह भी एक बड़ा घपला हो रहा था। दूसरे तरफ जो गुड्स और टेक्नोलॉजी की सप्लाई होती है वो भी लंदन से होती है। यहां बीबीसी के दफ्तर में एक छोटे से सिस्टम का माउस या कीबोर्ड भी खरीदना हो तो वो लंदन से डायरेक्ट आता है, न कि यहां से खरीदा जाता है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बड़ा घालमेल है, क्योंकि छोटे छोटे आइटम अगर ब्रिटेन से यहां लाना पड़े तो इसका मतलब है कि इसमें टैक्स बचाने का एक नया तरीका है। और दिल्ली में जो चीजें सस्ती मिल सकती है वो महंगी कीमत पर लंदन से क्यों लाया जाता है, यह भी आईटी डिपार्टमेंट के जो सर्वे हुए थे उसमें इस बात का खुलासा हुआ था। तो मतलब एक तरफ ट्रांसफर प्राइसिंग की बात चल रही है और दूसरे तरफ प्रॉफिट एलोकेशन की बात चल रही है। यानी दोनों मामलों में बीबीसी बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और ये 1 साल या 6 महीने की बात नहीं है। जब से bbc.com यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया, गूगल से ऐड मिलना शुरू हुआ और यहां पर दफ्तर बनाए गए, बहुत सारे जो 50 से 100 के करीब स्टाफ रखे गए, यहां पर रिपोर्टर रखे गए, उनके पेमेंट से लेकर इन लोगों के प्रॉफिट तक सारे के सारे मामले पिछले 10 साल से ज्यादा का है। इसलिए यह जो जुर्माना लगाया जाएगा फेमा के तहत वो कोई 10, 20, 50 करोड़ का नहीं होगा, बल्कि सैकड़ों करोड़ का होगा, क्योंकि यह घपला सैकड़ों करोड़ का है जो बीबीसी अब तक करता रहा है। इसलिए अब जो ईडी की एंट्री हुई है उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। बीबीसी दफ्तर पर अब ताला लगने की बारी आई है, क्योंकि अब ईडी जैसे ही एंट्री की है तो अब मैनेजमेंट के और अकाउंट के स्टाफ के साथ पूछताछ करना शुरू करेगी और उसके बाद इन लोगों को कस्टडी में भी लिया जाएगा और कस्टडी के बाद इनके आगे की पूछताछ की कार्रवाई शुरू होगी कि कितने करोड़ रुपए का घपला इन लोगों ने किया है। मतलब अब बीबीसी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां यानी भारत विरोधी गतिविधियां बीबीसी के अंदर से चल रही थी और अब पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा था, उसका परिणाम तो भुगतना ही था। और जो करोड़ों के घपले करने वाली ये बीबीसी है उसके खिलाफ इसी बात पर अब अंतिम प्रहार होने लगा है कि ईडी की एंट्री होते ही अब इसके दफ्तरों पर ताला लगने का समय भी आ गया। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।